झूठ और भ्रम की राजनीति से भी जब विपक्ष नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाया, तो अब उसका सारा फोकस सारे 3-5 करके सरकार गिराने पर है कि कुछ भी 3-5 करो लेकिन सरकार गिरा दो, नरेंद्र मोदी को किसी तरह से कमजोर कर दो। और इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार तो उनके निशाने पर है ही, अब यूपी की योगी सरकार को भी गिरा देने के मॉनसून ऑफर निकाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो आज कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान क्या खतरे में है, इस बात का भी सवाल चर्चा का विषय बन गया। क्या मोदी पर भी ट्रंप की तरह कोई हमला हो सकता है क्या? ये बातें होने लगी हैं। आज आपको विस्तार से एक एक चीज बताऊंगा, यह भी दिखाऊंगा कि आज नरेंद्र मोदी ने कैसे वो काम किया कि बीजेपी में नया जोश आया है। लेकिन पहले देखिए कि जब सारे तिकड़म लगाकर इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से नहीं रोक पाया, तो अब वो बीजेपी के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रोकने में लगा है। जैसे मोदी को रोकने के लिए इंडी गठबंधन ने ऑपरेशन एनडीए चलाया, वैसे ही यूपी में योगी के खिलाफ ऑपरेशन मॉनसून चलाया जा रहा है। जैसे इंडी गठबंधन ने एनडीए में फूट डालने की कोशिश की, वैसे ही यूपी में योगी के खिलाफ बीजेपी में फूट डालने की कोशिशें हो रही हैं। जैसे इंडी गठबंधन ने मोदी को रोकने के लिए नीतीश और नायडू को भर भर कर ऑफर दिए, वैसे ही अब इंडी गठबंधन योगी के खिलाफ मॉनसून ऑफर लेकर आया है। दरअसल इंडी गठबंधन जून से यह माहौल बना रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो अब गिरी कि तब गिरी। लालू यादव कह चुके हैं कि अगस्त में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बचेगी, लेकिन जब इंडी गठबंधन को मोदी की सरकार गिराने के कोई आसार नहीं दिख रहे, तो अब वो यूपी में हाथ पैर मारने लगे ताकि ये कह सके कि अगस्त में उन्होंने कोई तो क्रांति कर ही दी। आप ये देखिए कि कैसे इंडी गठबंधन योगी आदित्यनाथ के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ गया। जब इंडी गठबंधन को यह समझ आ गया कि भाई नरेंद्र मोदी का योगी आदित्यनाथ पर भरोसा कायम है और उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। भाई अभी कल तक तो यही कह रहे थे कि मोदी योगी को हटाने वाले हैं, मोदी योगी को हटाने वाले हैं, यही नैरेटिव चल रहा था। जब समझ में आ गया कि मोदी तो योगी को हटाने वाले नहीं है, जो बात हम पाठशाला में कब से कह रहे हैं, तो फिर इंडी गठबंधन अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नया पैंतरा लेकर आया। योगी आदित्यनाथ के कट्टर सियासी दुश्मन अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में खुला ऐलान कर दिया कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। यानी अखिलेश यादव ने इशारों में कह दिया कि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ से नाराज जो कथित गुट है वो बीजेपी से अलग हो जाए और समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार बना ले। यानी अखिलेश यादव खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर योगी की सरकार को तोड़ने के लिए सियासी ऑफर बांट रहे हैं, खुले में दे रहे हैं बॉस, और उसे मॉनसून ऑफर का नाम दे रहे हैं। अब आप सोचिए, ये वही इंडी गठबंधन है जो दिन रात नरेंद्र मोदी के खिलाफ संविधान का एजेंडा चलाता है, खुद को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक बताता है, और उसी के नेता एक चुनी हुई सरकार को खुलेआम गिराने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति करने के ऑफर दे रहे हैं, मॉनसून ऑफर दे रहे हैं। और फिर ये लोग कहते हैं कि मोदी राज में संविधान खतरे में। ये खुल्लम खुल्ला करें तो ठीक, ये विधायक तोड़ने की बात करें, मॉनसून ऑफर बताएं तो ठीक, वहां बीआरएस के विधायक सांसद तोड़ ले, कांग्रेस अपने में मिला ले तो ठीक। इनका वॉशिंग मशीन नहीं कहलाएगा, इनके ऑफर नहीं कहलाएंगे, सब संविधान के दायरे में हो रहा है। मतलब अपने फायदे के लिए संविधान की धज्जियां आप उड़ाएं और दोष नरेंद्र मोदी पर लगाएं। और अखिलेश यादव के इस ऑफर पर उनके परम मित्र राहुल गांधी एकदम चुप हैं, जबकि यही राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वो ऑपरेशन लोटस चलाकर उनके नेताओं को तोड़ती है। लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वो दल बदल कानून में संशोधन करेगी, लेकिन अब राहुल गांधी को अखिलेश यादव के इस मॉनसून ऑफर में कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं दिखती। और कैसे दिखेगी जब उनकी खुद की सरकार तेलंगाना में जोड़ तोड़ कर रही है, धड़ाधड़ कांग्रेस में बीआरएस के लोग शामिल हो रहे हैं। किस मुंह से राहुल गांधी सवाल पूछेंगे अखिलेश यादव से? अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किसी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का यह ऑफर सीधे सीधे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए, जिसे लेकर इंडी गठबंधन यही दावा कर रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरा है। अखिलेश यादव भी पिछड़ों की राजनीति करते हैं। यूपी में ओबीसी 40% से ज्यादा है। अखिलेश यादव कल तक केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कर रहे थे, बिना नाम लिए उनके लिए लौट कर बुद्धू घर को आए जैसे शब्द लिख रहे थे। आज योगी आदित्यनाथ के विरोध के चक्कर में केशव प्रसाद मौर्य को मॉनसून ऑफर दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का बीजेपी में अपमान हो रहा है।
उन्हें अपना सम्मान पाने के लिए अखिलेश का ऑफर मंजूर कर लेना चाहिए। यह वो पार्टी कह रही है जिस पार्टी पर आरोप है कि भाई मुलायम सिंह तक का अपमान हुआ, चाचा शिवपाल का अपमान हुआ, अखिलेश यादव ने सारी सत्ता पार्टी की अपने हाथ में ले ली, बड़ों का अपमान करके। यह आरोप समाजवादी पार्टी पे लगता रहा है। वो आज याद दिला रहे हैं कि बीजेपी में किसका अपमान और सम्मान हो रहा है। सुनिए एक बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव क्या कह रहे हैं, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। तो अगर किसी को लगता है कि हम बड़े कद के नेता हैं, हमारा कद बड़ा है उत्तर प्रदेश में, हमारी वजह से सरकार बनी थी, तो उनको अपने सम्मान को और अपनी जो उनके तमाम सारे फॉलोअर हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। 100 लाओ, मुख्यमंत्री की गद्दी पाओ, सरकार बनाओ और सम्मान पाओ। अच्छा, ये पिन मारने का प्रयास कर। 2 दिन पहले तक ये लोग कह रहे थे कि योगी तो जाने वाले हैं, अब दूसरे को मनाकर दूसरे को अपनी तरफ खींच के योगी को सत्ता से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी में कांग्रेस के तो सिर्फ 2 विधायक हैं, वो न तो सरकार बना सकती है न गिरा सकती है, लेकिन इस बहती गंगा में कांग्रेस भी हाथ धोने में घुस गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि यूपी में अब कुछ संभलने वाला नहीं है, बीजेपी की लड़ाई और बढ़ेगी। अजय राय को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि क्या वाकई 100 विधायक और जोड़कर अखिलेश यादव सरकार बना लेंगे। सिराथू वाला दर्द और बढ़ गया है। जो सिराथू हारे, उनको हरवाने के बाद वो और चीजें सामने खुलकर आ गई। उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने ध्यान नहीं दिया, वो रास्ता इनको मुख्यमंत्री बनाए नहीं, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अब वो पूरा का पूरा कैंसर का रूप ले लिया और विवाद बढ़ता जा रहा है और अब तो संभलने वाला नहीं है, कुछ भी कर लें। तो मैं समझता हूं कि अब जो चीजें चल रही हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जिन केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर इंडी गठबंधन माहौल बना रहा है, वो केशव प्रसाद मौर्य तो एकदम रिलैक्स दिख रहे हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य की तब की तस्वीर है जब वो दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर लखनऊ लौटे। एयरपोर्ट पर केशव प्रसाद मौर्य एकदम तनाव मुक्त दिखे, उनके चेहरे पर हंसी थी। उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत नाराज हैं और आला कमान से कोई फटकार लगी है या बीजेपी में उनका कोई अपमान हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इंडी गठबंधन बिना बात के माहौल बना रहा है। और जो अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे रहे हैं, उन्हें तो कल ही केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया था कि यूपी में उनकी वापसी नहीं होगी, यानी अखिलेश यादव की वापसी नहीं होगी। अखिलेश यादव तो अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने तो बाकायदा नाम लेकर कहा था कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है, यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। ये तो केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था कि अखिलेश यादव ने ऑफर तो दे दिया कि 100 लाओ, सरकार बनाओ, लेकिन इस ऑफर में उन्हीं का मजाक बन गया, क्योंकि 100 विधायक तोड़ना हंसी मजाक नहीं है। 100 विधायक है बॉस, कोई 10-20 विधायक नहीं है कि कर लिया आपने, इधर कर लिया मान। लेकिन यहां 100 विधायकों की बात कर रहे हैं, उन्हें तोड़कर ले आने की बातें हो रही हैं। यह कोई सामान्य समझ वाला व्यक्ति भी बता देगा कि यह नॉन सीरियस बात है। फिर भी जहां तक आंकड़ों की बात है तो यह भी देख लेते हैं कि अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर में कितना दम है और यूपी विधानसभा का इस वक्त का गणित क्या कहता है। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें, जिनमें 10 सीट खाली है, इसलिए बहुमत के लिए आंकड़ा 197 का है। यूपी विधानसभा में बीजेपी के पास अकेले खुद के 251 विधायक हैं। 13 सीटें अनुप्रिया पटेल की अपना दल की हैं, 8 सीटें जयंत चौधरी के आरएलडी की हैं। इसके अलावा 6 सीट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की है, 5 सीट निषाद पार्टी के पास है, यानी कुल मिलाकर बीजेपी गठबंधन की 283 सीट, जबकि विपक्ष में समाजवादी पार्टी के पास 105 सीट और कांग्रेस के पास गिन के 2, यानी कुल मिलाकर विपक्ष के पास 107 सीट। यानी एक तरफ एनडीए के पास 283 और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के पास 107, यानी आधे से भी कम। जब सरकार और विपक्ष की ताकत में इतना बड़ा अंतर हो, ऐसी स्थिति में सरकार बनाने के बारे में सोचने लगना यह अखिलेश यादव का ख्याली पुलाव। एक बार सुनिए बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी और अखिलेश यादव के ऑफर पर उन्होंने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि इस ऑफर के पीछे अखिलेश का कौन सा सीक्रेट गेम छिपा है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, 100 लाओ नहीं, पहले अपना मूलधन बचाओ। जिस वोट बैंक के चक्कर में 2 लड़के साथ आए थे, अब एक लड़का बड़का हो गया है, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गया है। अपना वोट बैंक बचाओ, बाद में आकर यहां ज्ञान बखारो।
जब से यूपी में अखिलेश यादव ने बम्पर सीटें जीती हैं, तब से वो इंडी गठबंधन के नए हीरो बने। अखिलेश यादव को लग रहा है कि वो जो भी सियासी चाल चल देंगे वो मास्टर स्ट्रोक बन जाएगा, या जो आसपास का इकोसिस्टम है वो मास्टर स्ट्रोक बना के बताएगा। जैसे अखिलेश यादव ने खुलेआम योगी आदित्यनाथ की सरकार गिराने की कोशिश का स्टंट किया, इससे अखिलेश यादव के समर्थक तो खुश हो जाएंगे, लेकिन इंडी गठबंधन का संविधान बचाओ का नैरेटिव कमजोर पड़ जाएगा। राजनीति के एक्सपर्ट अखिलेश यादव के इस बयान को बहुत हल्का बता रहे हैं। एक बात अखिलेश यादव को यह भी समझनी चाहिए कि जब नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाकर पाला बदलते हैं तो इस तरह डंका नहीं पीटते, ना ही सामने वाली पार्टी कोई ऑफर निकालती। चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कोई ऑफर नहीं निकाला। अभी तेलंगाना में बीआरएस के लोग छोड़ छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन वहां कांग्रेस ने कोई ऑफर नहीं निकाला है। अखिलेश यादव को यह पता है कि वो मॉनसून ऑफर निकाल लें या बिग बिलियन डे टाइप का कोई करारा नाम दे दें, इन सबसे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी नहीं हिलने वाली बॉस। हो सकता है स्टंटबाजी के पीछे उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव की घबराहट हो, क्योंकि जिस तरह से यूपी को लेकर नरेंद्र मोदी खुद एक्टिव हैं, जिस तरह से उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है, उससे यूपी में इंडी गठबंधन में हलचल है। उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड मिला हुआ है, वो अपनी टीम चुन रहे हैं और 10 की 10 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। इन सबसे अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के कैंप में खलबली मचना तय है, और शायद इसलिए अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूपी का उपचुनाव भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि समाजवादी पार्टी 7 सीट पर और कांग्रेस 3 सीट पर उपचुनाव लड़ेगी। हालांकि उपचुनाव की 10 में से एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन यहां 7-3 का खेला होगा, ऐसा सूत्र दावा कर रहे हैं। 21 जुलाई को कांग्रेस ने लखनऊ में उन जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई जिनके जिलों में विधानसभा चुनाव होने, यानी ये सारी सियासी स्टंटबाजी के पीछे यूपी का उपचुनाव है, जिसे जीतकर इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव में मिली हार के दर्द को कुछ कम करना चाहे। लोकसभा चुनाव में तो इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को सियासी लड़ाई में नहीं हरा पाया, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस लड़ाई को कई नेता अब इतना पर्सनल ले जा चुके हैं कि जाने अनजाने नरेंद्र मोदी की जान को खतरे में डाल रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी पर ट्रंप जैसे हमले की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? यह पूरी खबर आपको बताने वाला हूं। उससे पहले नरेंद्र मोदी की अभी जो ताजा तस्वीरें आई हैं वो आपको दिखा देता हूं। नरेंद्र मोदी आज बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मिले हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं, लेकिन यह बैठक बहुत खास है, क्योंकि यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा में यह बातें निकल कर आई हैं कि कई राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ता निराश था, वो वोटर को बूथ तक नहीं लेकर आया, वो चुनाव में सक्रिय नहीं हुआ। और हमने आपको कल ही बताया था कि लोकसभा चुनाव को लेकर मिल रहे फीडबैक के आधार पर नरेंद्र मोदी अब खुद एक्टिव हो गए, खुद सारी रिपोर्ट ले रहे हैं। खुद यूपी अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की थी घंटे भर, कल अमित शाह से उनकी 2 घंटे मुलाकात चली, और आज कार्यकर्ताओं से मिलकर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में नया जोश भरने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया कि जो कमी उन्हें दिख रही है उससे वो ठीक करने में लगे हैं, कार्यकर्ताओं को निराश होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, पहले एक दौर था कि नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार, कहा जाता था कि रात में कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बैठ के फोन पे बात करते थे, फीडबैक लेते थे। फिर काम की व्यस्तता वगैरह वगैरह की वजह से ये थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब शायद वो चीजें दोबारा से होने वाली। नरेंद्र मोदी को कार्यकर्ताओं के प्रति अपना लगाव जो वो दिखा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ विपक्ष नफरत की ऐसी राजनीति कर रहा है जिससे पीएम मोदी की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी विपक्ष के नेता अपने समर्थकों को इस हद तक भड़का रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी पर ऐसा हमला करने की सोचें या कोशिश करें जैसा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पे हुआ। यह सवाल उठ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के पीछे की एक वजह यह बताई जा रही है कि वहां की राजनीति बहुत कट्टर हो गई और चुनाव में जीत हार को अब जिंदगी और मौत का सवाल बना दिया गया। और ऐसी कट्टरता भारत की राजनीति में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिखती रही है, क्योंकि अक्सर यही होता आया कि चुनाव में नेता जितना भी एक दूसरे को बुरा भला कहें, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़काया गया, ना ही हिंसा को जस्टिफाई किया गया। और चुनाव जीतने के बाद हारने वाले नेता जीतने वाले को कम से कम बधाई तो दे ही देते थे, एक मैसेज तो कर ही देते थे। लेकिन अब यह परंपरा भी टूट गई। नरेंद्र मोदी के खिलाफ सियासी लड़ाई को इंडी गठबंधन इतना पर्सनल ले चुका है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर इंडी के बड़े नेताओं ने बधाई तक नहीं दी थी। भाई, ममता बनर्जी के लिए यह दावा किया गया कि जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे वो अपने घर में अंधेरा करके बैठ गई थी। मतलब आप सोचिए कि किसी नेता से इस लेवल की नफरत क्यों। और यह फिर सवाल उठता है कि यह नफरत कहां जाकर रुकेगी। इसलिए नरेंद्र मोदी को लेकर यह डर पैदा होने लगा है लोगों के अंदर
कि कहीं इस सियासी लड़ाई में उनकी जान को खतरा न हो। आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलकर कहा कि विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों को उकसा रहा है, उनके खिलाफ मौत और हिंसा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और यह बहुत खतरनाक है। सुनिए बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आज क्या कहा है, फिर राहुल गांधी के वो बयान सुनाऊंगा जिसमें वो लोगों को नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कह रहे थे। आप सुनेंगे तो खुद ही सब याद आ जाएगा। एक दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। अभी आपको ध्यान हो, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछले वर्ष कई बार अपमानजनक शैली में मोदी जी के लिए मारना, डंडे मारना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। यहां तक उन्होंने बोला कि अगर काफिले पे कुछ फेंका गया तो कुछ और फेंका जा सकता है, यानी फेंका जाना डर के समाप्त होने का प्रतीक है। इसका मतलब कि किसी भी नेता के काफिले के ऊपर कुछ भी होना चाहिए। जब तक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला नहीं हुआ था, तब तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी रैली में उन पर ऐसा हमला हो सकता है। भाई लोगों को यह लगता था कि ठीक है, पॉलिटिक्स है, बोल रहे हैं एक दूसरे को, क्या है। इसीलिए अगर बीजेपी किसी पहले ही किसी तरह के डर को जता रही है तो यह विपक्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। इंतजार नहीं करना चाहिए कि किसी के ऊपर कोई हमला हो जाए तब बात हो कि भाई अरे अरे वो तो गजब बोल दिए थे हम लोग, इसलिए वो तो नहीं हुआ। और बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है। इस खतरे को देख समझने वाले और काफी अनुभवी यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी माना कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े नेता अपने बयानों से हिंसा को बढ़ावा देने वाला माहौल तैयार कर रहे हैं। विक्रम सिंह ने साफ कहा कि ऐसे सभी हिंसक बयानों के टारगेट पर एक ही शख्स है और वो है देश के प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने दावा किया कि एक के बाद एक लगातार ऐसे हिंसक बयान दिए गए हैं जिनका मकसद सिर्फ पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाना ही रहा है। उन्होंने साफ कहा कि हिंसक बयानों से मोदी के खिलाफ अपने समर्थकों को उकसाने का खेल खेला जा रहा है। राहुल गांधी के उन बयानों का भी उन्होंने जिक्र किया जिसमें वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा को उकसा रहे हैं। विक्रम सिंह ने कहा कि यह दुखद है कि जो पार्टी इस तरह की हिंसा में अपने दो प्रधानमंत्री खो चुकी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसक बयानों को बढ़ावा दे रही। कांग्रेस ने इन घटनाओं से सबक नहीं लिया, उल्टे चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले बयान दिए। यह यूपी के पूर्व डीजीपी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मौत और हिंसा जैसे शब्दों की शुरुआत तो सबसे पहले सोनिया गांधी ने की, जब उन्होंने गुजरात का सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कह दिया था, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम। अब उनके बेटे राहुल गांधी हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा को उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी ने जून महीने में ही यह दावा किया था कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी के काफिले पर चप्पल फेंकी गई थी और राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर इस तरह के हमले को यह कहकर एक तरह से जस्टिफाई किया था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों का डर खत्म हो गया। राहुल गांधी का वो बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी और कितनी बड़ी बात नरेंद्र मोदी को लेकर कह चुके हैं, डंडा मारने के लिए कैसे उकसा चुके हैं। ये आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। सुन रहे हैं आप, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। प्रधानमंत्री के काफिले पर चप्पल फेंकी गई और वो उसका क्रेडिट ले रहे हैं एक तरीके से घुमा के कि भाई ये जो लोगों में डर था नरेंद्र मोदी को लेकर वो विपक्ष ने खत्म कर दिया। ये कोई बहुत अच्छी बात हुई है क्या कि जो चप्पल फेंका गया है? फिर तो कल को कोई हमला करने वाला होगा, उसके मन में भी आएगा कि ओ डर तो अब खत्म हो गया, अब कुछ भी किया जा सकता है। यही बात बीजेपी कह रही। इसी तरह राहुल गांधी ने साल 2020 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा को भड़काने के लिए भड़काया था और यह कहा था कि नरेंद्र मोदी घर से निकले तो देश के युवा उन पर हमला करें। आपको वो बयान याद दिलाता। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना
ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। राहुल गांधी क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद, क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, इन लोगों के बीच ऐसी ही तीखी बातें होती थी और फिर नतीजा क्या हुआ वो अब दुनिया देख रही। इसलिए अब लोग कह रहे हैं कि बॉस, राहुल गांधी तो बोलने के लिए बोल जाते हैं, क्या सोच समझ के बोलते हैं वही जानते हैं, लेकिन कहीं इसका बुरा परिणाम इस देश को ना भुगतना पड़े। कुछ दिन पहले संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए भी राहुल गांधी ने खूब हिंसा बोला था। आपको साल जनवरी 2022 की तस्वीर दिखाता हूं, जब पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंस गया था। उस वक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी एसपीजी के हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि फ्लाईओवर पर सामान्य ट्रैफिक भी था, आगे लोगों की भीड़ थी। उस वक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और उसने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर गलती मानने की बजाय एसपीजी पर आरोप लगा दिया था कि उसने बिना बताए रूट चेंज कर दिया। तब के पंजाब के कांग्रेसी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने तो पीएम की सुरक्षा के साथ समझौते की बात को ही नकार दिया था। हालांकि इस मामले में बाद में फिरोजपुर के एसपी समेत कई अधिकारियों पर गाज गिरी थी। उस वक्त भी मैं पाठशाला में कांग्रेस से मैंने यह सवाल पूछा था कि जो व्यक्ति उस फ्लाईओवर पर फंसा है वो आपका सियासी दुश्मन बाद में है, देश का प्रधानमंत्री पहले है बॉस। लेकिन लगता है कि तब से लेकर अभी तक कांग्रेस में जो अप्रोच रहा है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। कई लोग तो मजाक बना रहे थे कि नरेंद्र मोदी 56 इंच छाती की बात करते हैं और डर गए फ्लाईओवर पर फंस गए। तो यह भी एक फैक्ट है कि कांग्रेस ने आज की डेट में ऐसे ऐसे सांसद बना रखे हैं जो एक समय पर नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी काटने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे एक सांसद है इमरान मसूद, जिन्हें इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी के सहारनपुर से टिकट दिया और इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद भी बने। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसक बयान दे चुके। जून 2022 में कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा था कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। अप्रैल 2024 में कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने कहा था कि हमें मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। फरवरी 2023 में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए गए थे। अप्रैल 2024 में कांग्रेस नेता कवासी लखमा ने कहा कि कवासी लखमा जीतेगा, मोदी मरेगा। मार्च 2024 कांग्रेस नेता जीएस मंजुनाथ ने उन्होंने कहा कि अगर मुझे वो यानी पीएम मोदी मिल गया तो पैर में जो रहेगा उसी से मारूंगा। ये होता रहा है और नेता बोलते हैं, उसका इफेक्ट उनके समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में या किसी और फॉलोअर में क्या हो रहा है वो कोई नहीं जानता। और इसलिए इन नेताओं को सोचना चाहिए कि अमेरिका में ट्रंप के साथ जो हुआ वो खतरा वो भारत के लिए पैदा ना कर दे। विपक्ष के नेताओं को यह समझना चाहिए कि कोई भी खतरा न्योता देकर नहीं आता। भले ही इंडी गठबंधन के नेता खुद किसी हिंसा का हिस्सा न बने, लेकिन समर्थकों का क्या भरोसा। अपने नेता के किसी भड़काऊ बयान पर अगर कोई समर्थक उकसावे में आकर नरेंद्र मोदी पर भी वैसे ही हमला करने की कोशिश करे जैसा डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ, तो आप सोचिए स्थिति कितनी खतरनाक हो जाएगी, कितनी भयावह स्थिति होगी। और मुझे उम्मीद है कि विपक्ष कम से कम इस बात को सोचेगा और समझेगा। पाठशाला में अगली क्लास, योगी राज में कांवड़ यात्रा के पहले वो आदेश जिससे ओवैसी आग बबूला हो गए। फहीम चलाए शिवा ढाबा, सही नाम बताने का हो तो मच गया हंगामा। अब इसका चल